हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। हेलो बच्चों। बच्चा पार्टी आज हम लोग फोर्थ लेक्चर पे हैं। बच्चा पार्टी आज हम लोग फोर्थ लेक्चर पर हैं इस चैप्टर के मैग्नेटिज्म एंड मैटर। वी आर इन आवर फोर्थ लेक्चर। वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। और जल्दी चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। बच्चा पार्टी हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा हम लोग तरीका चेंज करेंगे सो दैट हम बहुत ही पॉजिटिवली ज़्यादा चीज़ें कर सकें। तो यस, आपके सामने आपके एनसीईआरटी की बुक है, हम इसी से पढ़ेंगे और जो भी हमें ज़रूरत रहेगी हम यही कहीं एक्सप्लेन करेंगे। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड फॉर द पार्ट के हमको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा भी करना है ताकि हम रिवीजन भी थोड़ा फास्ट स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है। तो चलिए इस बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखिए, ये शब्द ऐसा है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लू है। इंटेंसिटी का मतलब क्या? इंटेंसिटी का मतलब जोर या प्रभाव या इफेक्ट, आप ऐसा बोल सकते हो, या जहां पर जिसका असर ज्यादा हो। ठीक है। तो द अर्थ इज अबाउंड विथ अ ब्यूटरिंग वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इन एडिशन वी हैव सम synthesizing new alloys, compound and even elements. One would like to classify the magnetic property of these substances. In the present section, we define and explain the certain terms which will be helpful us to carry out these exercises. बच्चा पार्टी, ये जो मैंने लाइन पढ़ी वो इसलिए पढ़ी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो क्या है। देखिए, आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें आपको हो सकता है मिल जाए। कुछ मैग्नेटिक हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक हैं। अगर कोई मैग्नेटिक है तो कोई स्ट्रांगली मैग्नेटिक है, कोई लेस मैग्नेटिक है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी चीजें क्लासिफाई करने को मिल सकती है। तो हम अब उसी टॉपिक पे हैं कि कैसे सब्सटेंस जो हमारे आसपास हैं उनमें ऐसा क्या रहेगा कि कोई भी ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिखाएगा, कोई कम मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिखाएगा। हमें इसी को डिस्कस करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वी हैव सीन दैट अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट। और हमने ये देखा था, अगर आपको याद हो, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी एटम में घूमता रहता है, तो जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। इन अ बल्क मटेरियल दीज मोमेंट्स एड अप वेक्टरली एंड दे कैन गिव नेट मैग्नेटिक मोमेंट। आपको ये फोटो याद होगा कि हमने देखा था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं और हम उसके ऊपर चारों तरफ एक मैग्नेट के इफेक्ट में या मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में वो सभी अलाइन हो जाते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? तो उसमें एक प्रॉपर मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। याद है? यस और नो? याद है ना, लास्ट लेक्चर में किया था। वी डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ अ सैंपल टू बी इक्वल टू द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। याद है? मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू m वाज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वेयर v इज इक्वल टू, अगर मैं v इज इक्वल टू 1 कर दूं, मतलब यूनिट वॉल्यूम कर दूं, एक वॉल्यूम कर दूं, तो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। यस और नो? यस। सो वी कैन से m इज अ वेक्टर विथ डायमेंशन l इनवर्स a या a m इनवर्स। ठीक है, इसका इसका वेक्टर का डायमेंशन क्या होगा? L इनवर्स A एंड इट्स मेजर्ड बाय यूनिट A M इनवर्स। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए चलिए, वेरी गुड गाइस। दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू टू मेक योर ओन नोट्स। एंड अगर आप कील ऐप यूज कर रहे हो तो आपको शॉर्ट नोट भी मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट भी मिल जाएंगे, आप उसका इस्तेमाल करें। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनरोल कर चुके हैं ऑलरेडी कील ऐप पे, तो प्लीज आप उस ऐप का भी इस्तेमाल करें। आपके लिए ही बनाया गया ऐप है कील ऐप। ओके नाउ, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक सोलेनॉइड ले लो, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड, और उसमें n टर्न्स हैं। कितने टर्न्स हैं? n मतलब हमें पता नहीं, कितने भी हो सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, एंड कैरिंग अ करंट ऑफ I। अब ये देखो n टर्न्स है और आपने इस पे एक करंट I पास कर दिया। लेट्स से कि आपने यहाँ पे करंट पास कर दिया और उसकी वैल्यू कितनी है? I। अब सीधी सी बात है, आपको याद होगा हमने ये बात जाना था कि जितना ज्यादा टर्न्स होते हैं, याद करो हमने देखा था, द नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म। यस और नो? तो देखो क्या होगा, ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज number of turns and I is the current passed.
याद है ना कितना करंट पास कर रहे हैं? यस और नो? याद है कि नहीं? यस और म्यू नॉट तो कांस्टेंट था, अपन को याद है म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू नॉट विल बी द कांस्टेंट वैल्यू। यस बच्चा पार्टी, परफेक्ट। इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड इज फिल्ड विद अ मटेरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, मतलब अगर मान लेते हैं इस सोलेनॉइड के अंदर की जगह पर हमने कुछ भर दिया, कुछ इसके अंदर भर दिया हमने, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो नहीं है, नॉन जीरो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके, द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी ग्रेटर देन एम नॉट। तो अब क्या होगा? अब देखो आपने क्या किया, सोलेनॉइड, पहले जब सोलेनॉइड आपने लिया था तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिल रहा था? इतना मिल रहा था, बी नॉट। अगर आपने इसके अंदर कुछ भर दिया तो उसका भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऐड हो जाएगा, तो जो टोटल बी हो जाएगा दैट विल बी बी नॉट प्लस बी एम। ये जो बी एम है, ये बी एम है, ये उस सब्सटेंस का जो सोलेनॉइड के अंदर डाला गया है, उस सब्सटेंस का क्या होगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म होगा या मैग्नेटिक पार्ट होगा। यस और नो? क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है ना? अब क्या हो गया, देखो अब क्या होगा, इट टर्न्स आउट दैट दिस एडिशनल बीएम इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन एम। और ये जो बीएम है, अभी अभी अपन ने देखा था, ये जो बीएम है ये प्रोपोर्शनल टू क्या है? एम। यस और नो? दिस बीएम इज प्रोपोर्शनल टू एम। याद है कि नहीं? वेरी गुड। सो द मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ द मटेरियल इज एक्सप्रेस, तो बीएम को क्या से लिख सकते हैं? बीएम इज प्रोपोर्शनल टू एम, और प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या लाएंगे? इज इक्वल टू लेके आएंगे, ये इज इक्वल टू है, प्लीज आप ध्यान देना। और ये म्यू नॉट एक कांस्टेंट रख दिया, तो ये हो गया बीएम की वैल्यू। अब देखो बच्चा पार्टी, अब देखना ये जो बीएम की वैल्यू आई है, ये वाली बीएम की वैल्यू, ये इस बीएम की वैल्यू को अगर मैं यहां रिप्लेस कर दूं, और म्यू नॉट बी नॉट की वैल्यू भी अपन ने रखी है, ये देखो, यस और नो? तो दोनों वैल्यूज को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? अच्छा, ये तो हमें पता है कि म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट विच इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और ये कहां पर आया था? बायो-सावर्ट लॉ में अपन ने इसको देखा था। यस और नो? बच्चों मुझे एक डाउट है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करना। डाउट ये है कि आप लोग लेक्चर वो जो हमने पैरेलली लगाए हैं वो आप लोग ले रहे हो कि नहीं। मुझे लगता है कि वो लेक्चर भी होगा और मैं भी लेक्चर लूँ तो आप पे बर्डन आएगा, इसलिए मैं आपके लेक्चर नहीं रख रहा हूँ। तो मुझे आज आप इन्फॉर्म करना क्या स्टेटस है, सो दैट आई गेट अ प्रॉपर विजन कि क्या करना है। अगर पता चला आप उधर भी लेक्चर नहीं अटेंड करो, इधर भी नहीं हो रहे, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ में? आप लोग बताते भी नहीं हो, पता नहीं क्या कर रहे हो आजकल, राम जाने। ठीक है, चलिए। तो अब इट इज कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस अनदर वेक्टर फील्ड H, वेयर H इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। भूलना मत, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी शब्द आ गया, इसी को अपन पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू B। ये जो B है, ये वाला B है, जो टोटल B अपन ने निकाला था वो वाला B। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू B बाय म्यू नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट? परमिटिविटी माइनस M। व्हाट इज M? मैग्नेटाइजेशन। तो बेसिकली मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैं अगर लैंग्वेज में लिखूं तो क्या लिखूंगा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? बी क्या है? टोटल मैग्नेटिज्म। टोटल मैग्नेटिज्म बाय परमिटिविटी प्लीज इग्नोर द बैड हैंड राइटिंग, प्लीज इग्नोर द बैड हैंड राइटिंग, माइनस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है बच्चा वाड़ी, लैंग्वेज में जरूर लिखना। लैंग्वेज में लिखने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है लैंग्वेज में लिखने का कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि कभी कभी सिंबल, हम लोग सिंबल को भूल जाते हैं कि किस सिंबल का क्या मतलब था। समझ में आया? तो इसीलिए इस तरह से लैंग्वेज में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच रिकमेंडेड। यू पीपल शुड कीप हैबिट, यू शुड हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर वे। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, हमने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट का चक्कर चलाया तो अब हमको ये मिल गया, दिस इज टोटल मैग्नेटिज्म। तो टोटल मैग्नेटिज्म बी है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस M। ये फॉर्मूला आपको बस ऐसे याद रखना है कि मतलब समझ लो आपके शरीर में का हिस्सा बन गया है, ये आपके दिमाग का हिस्सा बन जाए ऐसा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस M। समझ में आया? अच्छा, एक चीज और याद रखना, H जिसको हमने क्या बोला? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? A M इनवर्स। क्लियर? यस और नो? भाई साहब तुम लोग लेक्चर से गायब मत हो जाया करो यार, लेक्चर में प्रेजेंट रहा करो तुम लोग। तुम लोगों के लिए कितना भी करो, तुम लेक्चर से निकल लेते हो यार।
चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी रिपीट और डिफाइनिंग प्रोसीजर. वी हैव partition the contribution to the total magnetic field inside the sample into two parts. One due to the external factors such as current in the solenoid, this is represented by H. The other is due to the specific nature of the material, namely M. मतलब जो आप टोटल B की बात करो ना, ये B दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला, और इंटरनल फैक्टर जिसको हमने मैग्नेटाइजेशन बोला. ठीक है. द लेटर quantity can be influenced by external factor. This influence is mathematically expressed by this alpha. So M is equal to alpha H, where alpha is a dimensionless quantity. It is approximately the magnetic susceptibility. Guys, make a note of it. This is magnetic susceptibility. So this is magnetic susceptibility. Make a note of it. Okay. Now, it is a measure of how a magnetic material responds to an external field. Now, table 5.2 lists alpha for some elements. It is small and positive for materials which are called paramagnetic. Paramagnetic substances के लिए ये positive रहेगा और छोटी एक value रहेगी. It is small and negative for material which are diamagnetic. आपको पता है जो मटेरियल मैग्नेटिक नेचर रखते हैं, जिसमें सिंगल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होते हैं. जिन एटम या मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पैरामैग्नेटिक रहते हैं. जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो डायमैग्नेटिक रहते हैं. तो डायमैग्नेटिक के लिए आपको इस अल्फा की वैल्यू, ठीक है, क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी. और जो पैरामैग्नेटिक है उसके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी. समझ में? सो जो आपने फॉर्मूला अभी लिखा था, आपने याद है, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस M. याद है कि नहीं? ये आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था. मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, आपको दिख भी जाएगा. ये देखिए, मैंने ये टिक भी किया. यहाँ पे दिख रहा है सबको बच्चा बाड़ी? ये टिक भी किया है. ठीक है. अब इसी फॉर्मूले को आप इसमें कन्वर्ट कर दिया. B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू H, वेयर अल्फा इज अगेन मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी. डन. म्यू को आपने अंदर इंटू कर दिया और आपने म्यू नॉट इंटू म्यू आर एच कर दिया. इसको मतलब म्यू नॉट और म्यू नॉट इंटू अल्फा, इसको आप म्यू आर. समझ में आया? क्लियर है बच्चा पार्टी? डन. सो आपको क्या मिल गया? B इज इक्वल टू म्यू एच, where mu r is equal to 1 plus alpha. This is a dimensionless quantity, also called relative magnetic permeability of the substance. Mu r is relative magnetic permeability. Relative magnetic permeability है, which is equal to 1 plus alpha. समझ में? It is the analog of the dielectric constant in electrostatics. The magnetic permeability of the substance is mu and it has the same dimension as the mu naught. जैसे mu था वैसे ही mu naught रहेगा, तो यूनिट सेम रहेगी. तो आपको लास्ट में ये फॉर्मूला भी लिख लेना है. जिन पे मैं डिब्बे बना रहा हूं, ये सभी फॉर्मूले लिखने हैं. तो mu इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर. म्यू नॉट क्या था आपका? म्यू नॉट क्या था? आप लोगों ने लिखा था कि नहीं लिखा था? दैट वाज रिलेटिविटी और म्यू आर इज परमेबिलिटी. तो म्यू इज इक्वल टू रिलेटिविटी in vacuum into permeability of the substance. Done. चलिए, the three quantities alpha, mu r and mu are interrelated and only one of them is independent. Given one, the other two may be easily determined. मतलब ये है कि आपको ये जो फॉर्मूला दिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कोई भी दो वैल्यू आपको दे सकते हैं इन एग्जाम, और तीसरी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं. तो ऑब्वियसली आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा जिसको मैंने एरो से दिखाया है, तो आप डेफिनेटली आंसर निकाल लेंगे. सो दिस वाज द टेबल विच वी वर डिस्कसिंग अबाउट 5.2. आप देख सकते हो सम ऑफ द एलिमेंट्स एट 300 केल्विन व्हाट दे हैव एट मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी दिस अल्फा. ठीक है, क्लियर है बच्चा वाड़ी? तो देखो, बिस्मथ की वैल्यू दी है, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, ऐसे करके टंगस्टन तक. आप एक चीज नोटिस करो, ये जो नेगेटिव वाली है तो ऑब्वियसली ये डायमैग्नेटिक को शो कर रही है. ठीक है. अच्छा, ऑटोमेटिकली इन्होंने लिखे हुए है, ऑब्वियसली लिखा हुआ है इन्होंने, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया. और पैरामैग्नेटिक है, इसलिए देखो ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं.
समझ में आया? क्लियर है? वैल्यू कम रहेगी, वैल्यू छोटी रहती है, देखो वैल्यू बहुत छोटी है, देखो 10 to the power -5 -6, लेकिन नेगेटिव रहेगी डायमैग्नेटिक के लिए, पॉजिटिव रहेगी पैरामैग्नेटिक के लिए। समझ में आई बच्चों वाली बात? Let us have an example, people. Let us have an example. Example 5.10. A solenoid has a core of material which relative permeability 400. Relative permeability 400 दिया है, मतलब म्यू आपको 400 दिया है, ठीक है? म्यू आपको कितना दिया है? रिलेटिव परमेबिलिटी, हाँ म्यू आर 400 दिया है। द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम कोर एंड कैरी अ करंट, तो आई आपको 2 एम्पियर दिया है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स एन 1000 दे दिया है। कैलकुलेट एच एम बी एंड द मैग्नेटिक करंट आई एम। बच्चा पार्टी, ये एक इतना सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं इस पे इंपॉर्टेंट टैग कर रहा हूं। क्यों इंपॉर्टेंट टैग कर रहा हूं? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में लगभग हर फॉर्मूला जो हमने आज पढ़ा है सब यूज हो जाएगा। तो पहले तो देखो, द एच इज डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द कोर एंड इट्स, तो एच निकालने के लिए एच निकालना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल एन आई। समझ में? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज एन आई, सीधे ये हो गया आंसर। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट, तो 2 × 10 to the power 3 एम्पियर पर मीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है? नाउ मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय फॉर्मूला दिस, आज ही अपन ने पढ़ा, बी इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एच। तो म्यू आर कितना दिया है? 400 दिया है, देखो ये दिया है 400 दिया ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन लिख लेना पहले, इन्होंने गिवन नहीं लिखा है, आप हमेशा गिवन पहले लिख लेना। समझ में आया? तो B इज ऑलरेडी 400 गिवन। नाउ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power -7। H आपने अभी अभी निकाला, ये देखो H आपने अभी भी निकाला है। समझ में आई बात? H आपने अभी भी निकाला, देखो ए वाले पार्ट में। तो H हो गया, म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10 to the power -7। ये कांस्टेंट रहता है, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, म्यू नॉट इज कांस्टेंट 4 पाई इंटू 10 to the power -7, याद कर लो। डन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगेन यू ऑल प्लेस द वैल्यू एंड यू गॉट आंसर बी एज 1T, T स्टैंड्स फॉर टेस्ला ना। यस, नाउ मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय B इज इक्वल टू M इज इक्वल टू B माइनस म्यू नॉट H बाय म्यू नॉट। अरे बाबा ये वाला फॉर्मूला है, घबरा मत जाना। ये देखो ऊपर देखो, बी के लिए अपन ने लिखा था ना, ये वाला, यही वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एम निकाल रहे हैं वाई यूजिंग बी। ये देखो सेम फॉर्मूला है, हमने बी के लिए फॉर्मूला निकाला था, अब हम एम के लिए निकाल रहे हैं। तो थोड़ा हमने चेंजेस कर दिया, फॉर्मूले में इंटरचेंज कर दिया। नाउ अगेन वी प्लेस ऑल द वैल्यूज, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन। यस और नो? सो वी गॉट दिस एज एन अप्रोक्सीमेट आंसर। ये देखो इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट आंसर का लगाया टैग। नाउ लास्ट था मैग्नेटाइजिंग करंट IM निकालना है। द मैग्नेटाइजिंग करंट IM इज एडिशनल करंट दैट नीड्स टू बी पास थ्रू द वाइंडिंग मतलब जो कॉइलिंग है ना, वाइंडिंग मतलब कॉइलिंग ऑफ द सोलेनॉइड इन द एब्सेंस ऑफ द कोर, which would give a B value as in the presence of the core। समझ में आया? तो मतलब बेसिकली B आपको निकालना है, बेसिकली आपको क्या निकालना है? B। तो B में ये आप फॉर्मूला यूज करो, B इज इक्वल टू म्यू आर एन इंटू, ये सभी फॉर्मूले लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं। इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है और थोड़े फॉर्मूले आपने तैयार रखे, थोड़े मतलब जितने भी आप लिस्ट अप कर लेना। दिस इज एब्सोल्युटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। अगर आपको फॉर्मूले तैयार नहीं होंगे आपको ये चैप्टर नहीं जमेगा, ठीक है? सो यू गॉट I इज 2 एम्पियर, B इज 1 टेस्ला, आपने निकाला यहाँ पे, देखो किधर गया, ये देखो इसमें, ठीक है? सो IM विल बी 794 एम्पियर। समझ में? याद रखना ये वो वाला I नहीं है जो आपने यहाँ पे 2 एम्पियर डाला है, ये नहीं है। ये 2 एम्पियर तो आपने करंट पास किया है। समझ में? ये IM मतलब उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण कितना करंट बन गया। अरे भाई आपने सोलेनॉइड देखे होंगे, आपने फैन देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने लैपटॉप का जो छोटा वाला फैन होता है वो मैंने खुद रिप्लेस किया था, मैं आपको लगेगा वो वीडियो भी भेजूंगा। तो वो जो मैंने रिप्लेस किया तो छोटा सा फैन है लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर भी प्रॉपर कॉइलिंग है। समझ में आया कि नहीं? अगर अभी अपना लाइव लेक्चर चल रहा होता, मतलब फिजिकल लेक्चर चल रहा होता, तो पक्का 100% मैं आपको दिखाता, क्योंकि मेरी हैबिट है बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाना, ये सब चीजें,
ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि बेसिकली जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग मींस कॉइलिंग होती है किसी भी सोलेनॉइड पे, उससे जो क्या बोलते हैं करंट बनता है, या करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट जो डेवलप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखोगे जितने अच्छे क्वालिटी के फैन या पंखे या जो ये सब मोटर्स होते हैं वो बहुत वेटेड होते हैं, बहुत भारी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बाइंडिंग कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं कॉइल के। समझ में? आजकल तो लोग प्राइस देखते हैं, क्वालिटी नहीं। पहले के आप फैन उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पता चला फैन का वेट ही इतना ज्यादा है कि मतलब दिमाग खराब हो जाता है, इतना हैवी फैन होते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनमें जो आयरन यूज होता था वो बहुत स्ट्रांग होता था, बहुत थिक होता था, बहुत मोटी आयरन की लेयर होती थी। उसके बाद जो फैन है उस फैन में वो बाइंडिंग बहुत ज्यादा करते थे कॉइल्स। आजकल उतनी बाइंडिंग ऑफ कॉइल कराओगे तो उतने में नया फैन आ जाता है। इसीलिए पुराने फैन वाले जो होते हैं ना वो अपनी बाइंडिंग वगैरह खराब वैसे होते नहीं बहुत जल्दी, लेकिन अगर हो गए तो फिर रिप्लेस ही करते हैं, बंगाल वाले को दे देते हैं सीधे वो कॉइल। आई रियली बिलीव आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, भेजे में कुछ जा रहा होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ तुम लोगों के दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं। मैं आपको अपने कुछ ऑब्जर्वेशन भी शेयर कर देता हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी। बच्चों फॉर्मूले जरूर तैयार करना। लेट्स टॉक अबाउट 5.6 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है। द डिस्कशन इन द प्रीवियस सेक्शन हेल्प अस टू क्लासिफाई मटेरियल एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक in terms of the susceptibility alpha. The material is diamagnetic if alpha is negative, alpha is positive, and ferro तो अल्फा will be large and very positive. बच्चों ये जो अल्फा की वैल्यू है, देखो मैं अल्फा बोल रहा हूं, ठीक है। सिंबल का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग इसको एक्स बोलेंगे, आपके टीचर हो सकता है इसको एक्स प्रोनाउंस करें, मैं इसको अल्फा प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो आप समझ जाना कि हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सस्पेक्टिबिलिटी की। आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, ठीक है। समझ में? मैं मानता हूं कि प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए, मैं एग्री करता हूं इस बात से, लेकिन मैं इसको अगर अल्फा बोल रहा हूं और आपके स्कूल में टीचर इसको एक्स बोल रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। आप उस वर्ड को ध्यान देना कि ये सस्पेक्टिबिलिटी है। अच्छा, अब यहां बात आती है कि सर आपने बोला कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए सस्पेक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, जबकि पैरामैग्नेटिक के लिए सस्पेक्टिबिलिटी पॉजिटिव होगी लेकिन कम होगी। तो ऐसा क्यों? बच्चों जो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक बेसिकली तीन ही एलिमेंट होते हैं, आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। सो आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल दीज आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए डेफिनेटली क्या होता है, इनमें मैग्नेटिक इफेक्ट को जज करना या पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उसकी। जबकि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें मैग्नेटिक नेचर हो। कौन सा मैग्नेटिक नेचर हो? जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो या मतलब मैग्नेटिक मोमेंट शो करें इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है पैरा वाले के लिए, लेकिन फेरो में तो डेफिनेटली वैल्यू ज्यादा होती है। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस अलग से ही क्लासिफाइड है। नाउ एट अ ग्लांस टेबल 5.3 गिव अस अ बेटर फीलिंग फॉर दीज मटेरियल्स एंड E is a small positive number introduced in the qualifying paramagnetic materials। अभी इन्होंने कुछ लिस्ट बनाई है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए क्या रहना चाहिए, ठीक है। देखो फेरो के लिए इट इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, पैरा के लिए इट विल बी ग्रेटर देन 0 बट विल बी लेस देन E। E एक्चुअली क्या है? फेरोमैग्नेटिक के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। समझ में आई बात? क्लियर है बच्चा पार्टी? तो दीज आर सम लिस्ट, आपको याद रहे तो अच्छी बात है। ये वैसे एमसीक्यूज के टर्म्स में ही पूछे जाते हैं। बच्चों अब हम बात करें डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ये तीन कंडीशन है जो हमें डिस्कस करनी है, पढ़नी है या समझनी है। फिर से सुनो, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है? एक स्लाइट सा रिपल्शन होता है, स्लाइट रिपल्शन। और स्लाइट रिपल्शन क्यों होता है? स्लाइट रिपल्शन क्यों होता है? कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों होता है? क्योंकि डाई में ऑब्वियसली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
होता क्या है कि जब आप डायमैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को डालते हो तो होगा क्या कि पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा था तो वो आपको डायग्राम अभी थोड़ा गंदा दिख रहा है। तो जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे पेयर है तो मान लो ये पेयर है, देखो ये पेयर दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये जो दूसरा बच गया है वो अपोजिट है, तो ये जो दूसरा वाला है ये रिपल्शन कॉज करेगा। समझ में आया कि नहीं? याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डेफिनेटली क्या करेंगे, स्लाइटली रिपेल करेंगे, और ये रिपल्शन हमेशा हाई फील्ड से लो फील्ड की तरफ होता है। मतलब जहां पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है वहां से लेस रिपल्शन की तरफ ये आपको जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, याद रखना। क्लियर है बच्चा पार्टी? नाउ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द वन in which resultant magnetic moment E in an atom is zero। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में रिजल्टेंट जीरो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों? क्योंकि पेयर बना होता है, तो पेयर अगर बना हुआ है तो नेट मोमेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा दैट विल बी जीरो। समझ में आ रही बात? गाइज यू पीपल कीप रिप्लाइंग सो दैट आई शुड गेट कि क्या तुम लोगों को कहीं अटक तो नहीं रहा है? समझ में आया बच्चा पार्टी? डन? चलिए चलिए चलिए, बढ़िया। देखो देर आर फ्यू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड एज आई सेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताया कि डायमैग्नेटिक के लिए पेयर इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर है। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन इकलौता ऐसा है जो, इकलौता नहीं कई ऐसे है वैसे, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा है कि जो पैरामैग्नेटिक ही बना रहता है। चाहे आप उसमें क्या बोलते हैं एटम की बात करो या मॉलिक्यूल। जबकि नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन जब एटॉमिक स्टेट पे रहता है, ये मैंने आपको सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, तो नाइट्रोजन एटॉमिक स्टेट पे पैरामैग्नेटिक है और मॉलिक्यूल स्टेट पे, गैसेस स्टेट पे डायमैग्नेटिक है। समझ में आया? नाउ दिस लाइन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, ध्यान से सुना। द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल आर सुपर कंडक्टर्स। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं दे आर बेसिकली मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड दीज आर मेटल्स कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर। ये एक्चुअली मेटल होते हैं जो बहुत कूल टेम्परेचर पर रखे जाते हैं। ठीक है, विच एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। इनमें परफेक्ट कंडक्टिविटी भी मिल जाती है, मतलब अच्छी, ये बहुत फास्ट कंडक्टिविटी करते हैं एट लो, वेरी लो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और इनमें अच्छा खासा डायमैग्नेटिज्म मिलता है। ठीक है, इसीलिए देयर द फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड एंड फॉर देम अल्फा इज इक्वल टू -1। ये याद रखना, अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड म्यू आर इज इक्वल टू 0। अ सुपर कंडक्टर रिपेल अ मैग्नेट एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। और सीधी सी बात है, होता क्या है, रिपल्शन हो रहा है ना, तो रिपल्शन कैसा होगा कि एक मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल किया तो मैग्नेटिक फील्ड को वो भी रिपेल करेगा। मतलब कैसा हो गया, ये जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कम रिपल्शन से ज्यादा रिपल्शन, कुछ भी होगा लेकिन रिपल्शन दोनों एंड पे होगा। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड मिजनर इफेक्ट। मिजनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए आप भूलना मत। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मिजनर इफेक्ट तो आप क्या बोलोगे? द मिजनर इफेक्ट इज अ फिनोमिना परफॉर्म्ड बाय सुपर कंडक्टर्स फॉर डायमैग्नेटिज्म। द फिनोमिना परफॉर्म्ड बाय सुपर कंडक्टर्स फॉर डायमैग्नेटिज्म दैट इज कॉल्ड मिजनर इफेक्ट। समझ में आया? क्लियर आ रही है बात समझ में बच्चा पार्टी? एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स कैन बी gainfully exploited in variety of situations such as magnetic lead super trains। मतलब समझ में आ रही है बात? मतलब आप चाहो तो रिपल्शन, देखो रिपल्शन क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, तो रिपल्शन वगैरह की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक मैग्नेटिक लूप क्रिएट कर सकते हो जहां पर आप तेजी से ट्रेन को उड़ा के लेके जा रहे हो। मतलब उड़ा के लेके जाना, मतलब उड़ा के लेके जाना तो ऐसा नहीं, भगा के लेके जाने की बात ही कर रहा हूं, लेकिन बहुत तेजी से। क्लियर आ रही है बात समझ में? लीस्ट फ्रिक्शन रहेगा, लीस्ट फ्रिक्शन पे आप तेजी से ये सब रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
क्लियरली समझ में आ रही है बात? चलिए लेट्स टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिज्म नाउ। पैरामैग्नेटिज्म ये एग्जैक्टली डायमैग्नेटिज्म का उल्टा है। पैरामैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमैग्नेटिज्म में पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे। डायमैग्नेटिज्म में हम हाई इफेक्ट से लो इफेक्ट की तरफ जाते हैं, या हाई मैग्नेटिक रिपल्शन से लो मैग्नेटिक रिपल्शन की तरफ जाते हैं। इसमें क्या होता है, लो अट्रैक्शन से हाई अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। ये एग्जैक्टली उल्टा है। बात समझ में आ रही है? बात बच्चा पार्टी बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोगों को? समझ में आया? सो दे शो अट्रैक्शन। अच्छा, अब ये अट्रैक्शन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू। ये आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं पढ़ा चुका था, बीच में स्लाइड रुक गई थी, तो इसलिए मैं वापस बता रहा हूं, तो ये इम्प्रिंट आपको वापस दिख रहे हैं। समझ में आया? तो म्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू आपको याद हो, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमने ये पढ़ा था, और उस समय हमने देखा था कि एन वॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अब जैसे मान लो ये सिचुएशन है, जैसे P5 सिचुएशन है, P ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5। तो ये जो छठवां सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अनपेयर्ड है, हाँ है ना? ये सुनो, तो ये जो अनपेयर्ड है, जैसी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा, और जब ये अलाइन हो जाएगा तो इसका खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। समझ में आई बात? अनपेयर्ड ही अलाइन होगा, जो पेयर है उनको कोई मतलब ही नहीं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? हाँ, ये बात कम है, ये बात सही है कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा बहुत कम होगा, जैसा कि अपन ने टेबल में देखा था, अपन ने देखा था ना 5.2 टेबल, तो उसमें अपन ने सस्पेक्टिबिलिटी को डिस्कस किया था। सस्पेक्टिबिलिटी हैव अ वेरी लेस वैल्यू, बट यस द वैल्यू वाज देयर ना, पॉजिटिव थी लेकिन कम वैल्यू थी, याद है कि नहीं? 5.2 पे जो अपन ने डिस्कस किया था। क्लियर है बच्चा पार्टी? नाउ there are some paramagnetic materials like what, देखो aluminium, sodium, calcium, and as I said oxygen always remain paramagnetic, so there is no doubt about that। और मैग्नेट हमने क्या किया, इसको हमने ये भी जाना था, याद करो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था, शायद 3rd लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा मैग्नेटिज्म को दुश्मन होता है। यस और नो? तो दैट इज द रीजन पैरामैग्नेटिक मटेरियल is inversely proportional to the magnetization. In fact, the magnetization of a paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. This is absolute temperature. समझ में आया कि नहीं? और यहां पर हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, जो हमने आज रिसेंट फॉर्मूले पढ़े सस्पेक्टिबिलिटी वाले, तो सस्पेक्टिबिलिटी इज इक्वल टू C म्यू नॉट बाई T, और जिसमें जो C है, C इज अ कांस्टेंट, C इज अ कांस्टेंट, याद है कि नहीं? अपन ने बोला था जिसको क्यूरीज कांस्टेंट कहते थे, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए आता है। तो ये क्यूरीज लॉ जो है ना, ये क्यूरी लॉ ही बताता है कि किस टेम्परेचर पर आपका मैग्नेट इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो C इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट, देखो ये लिखा भी है। समझ में आई बात? तो Q इज क्यूरी समझ में? क्लियर आ रही बात बच्चा पार्टी? समझ में? दस फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल alpha and mu r depends not only on the material but also on the sample temperature। बेसिकली ये सैंपल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? ये है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सैंपल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस तक आपको इफेक्ट मिलेगा, उसके ऊपर गए तो आपको क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिल जाएगा, और उस टेम्परेचर में मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है? As the field increased or temperature is lower, the magnetization increase until to reach द सैचुरेशन वैल्यू। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिज्म खत्म होगा, इसका उल्टा सोचो, टेम्परेचर कम करो तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। तो एक सर्टेन लेवल के बाद क्या होगा कि जितनी लिमिट है उतना मैक्सिमम आपको मैग्नेटिज्म मिल जाएगा, यस और नो? या मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा। उसके बाद फर्दर मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। उस पॉइंट को अपन सैचुरेशन पॉइंट MS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैचुरेशन पॉइंट MS। समझ में आ रही बात? एट विच पॉइंट ऑल द डाइपोल परफेक्टली अलाइंड विद द फील्ड, और उस पर पूरे डाइपोल परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे। समझ में? और द क्यूरी लॉ विल नो लॉन्गर वैलिड, और उस समय क्यूरी लॉ का मतलब ही नहीं, क्योंकि जब आपने परफेक्ट आंसर निकाल लिया, परफेक्ट अलाइन हो चुके हैं, तो उसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। अरे रैंडम को आप ज्यादा रैंडम कर सकते थे, लेकिन अगर कोई प्रॉपरली अलाइन हो चुका है तो अब आप उसको इजिली रैंडम नहीं कर पाओगे ना। समझ में? एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म।
बच्चा पार्टी इसको समझने के लिए तो ये दो फिगर ही काफी हैं, ये दो फिगर, इन दो फिगर को आप समझ जाओ, पूरी कहानी इसी में बयां हो जाएगी। आप देख लो, ये रैंडम सिचुएशन है और दिस इज अलाइन डोमेन। अलाइन मतलब इसमें सब कुछ देखो, पूरे एरो एक ही तरफ जा रहे हैं और इसमें देखो रैंडमली मूव कर रहे हैं। इतने में ही पूरी आपकी कहानी सेट हो जाने वाली, बता रहा हूं। समझ में आई बात? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, देख लो क्यों स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, क्योंकि मैक्सिमम अलाइन हो जाते हैं when they are placed in the magnetic field. Okay, they have strong tendency to move from a region of weak magnetic to a strong magnetic field, so strongly attract to a magnet. So obviously they strongly attract to a magnet. समझ में आया? समझ में आ रही बात बच्चों? समझ में आ रही है बात? Now the individual atoms or ions or molecules in a ferromagnetic material possess a dipole moment as a paramagnetic material. However, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, the individual atom, ion, molecule, कुछ भी बोलो, in a ferromagnetic material possess a dipole moment as in a paramagnetic material. मतलब ये है कि फेरोमैग्नेटिक एक अलग ही कैटेगरी है, फेरोमैग्नेटिक भी पैरामैग्नेटिक हो सकता है। समझ में आ रही बात? मतलब पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म को कंपेयर मत करो, पैरा को डाई से ही कंपेयर किया जाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने आपको पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म समझाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th में, और मैंने आपको फेरो, फेरी, एंटी फेरो ये समझाया था सॉलिड स्टेट में 12th में। याद है कि नहीं याद है? अगर याद है तो कमेंट करो हाँ या ना, ठीक है। हाउएवर दे इंटरैक्ट विथ वन अनदर इन सच अ वे दैट दे spontaneously align themselves in a common direction over a macroscopic volume called domain. इसको कहते हैं डोमेन, जहां से लेके जहां तक फैला रहता है ना उस पूरे को डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब हिस्सा, टुकड़ा, पार्ट, जहां पर उसका इफेक्ट दिख जाए। मैक्रोस्कोपिक, याद रखना, ये मैक्रोस्कोपिक का मतलब है बड़ा वॉल्यूम। समझ में? The explanation of this cooperative effect require quantum mechanics and is beyond the scope of this textbook. Obviously, सही बात है। Each domain has net magnetization, और ये जितना भी दिख रहा है ना, इनका खुद का एक मैग्नेटाइजेशन होता है, जितने भी हैं, और इसका सभी को अपन सम कर दे तो टोटल निकल के आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? Typical domain size is 1 millimeter and the domain contains about 10 to the power 11 atoms. सोचो, 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में लगभग 10 to the power 11 एटम है। समझ में आ रहा है क्या तूफान मचा रहे लोग? द मैग्नेटाइजेशन वेरीज रैंडमली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन एंड देयर इज नो बल्क मैग्नेटाइजेशन, मतलब बल्क मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, इंडिविजुअल मैग्नेटाइजेशन होगा। समझ में? When we apply the external magnetic field B0, the domain orient themselves in the direction of B0. मतलब पहले ये रैंडमली घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने इनको दे दिया क्या, प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, तो ये डोमेन एक ही तरह अलाइन हो जाते हैं। समझ में? समझ में? एंड साइमल्टेनियस द डोमेन ओरिएंटेड डायरेक्शन एंड ग्रो इन साइज, और वो सभी मिलकर फिर अपना साइज बड़ा कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितने भी एटम्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सबका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जब आप उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो सब एक साथ एक जैसा अलाइन हो जाते हैं और वो डोमेन अचानक बड़ा हो जाता है। तो B0 ग्रो इन साइज, और वो B0 अचानक बढ़ जाता है या बड़ा हो जाता है। दिस एग्जिस्टेंस ऑफ डोमेन एंड देयर मोशन इन B0 आर नॉट स्पेकुलेशंस, मतलब हमारी सोच से इससे कुछ होने वाला नहीं है, मतलब वो होता ही ऐसा। वन में ऑब्जर्व दिस अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर स्प्रिंगिंग अ लिक्विड सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड, मतलब आप इसको ऑब्जर्वेशन को लिक्विड सस्पेंशन में देख सकते हो वो कैसे मूव कर रहे हैं। अदरवाइज हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, दिखते नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अलाइन हो गए। सही बात है ना यार, अपन इलेक्ट्रॉन कहां देख सकते हैं, ये सुनो। क्लियर? चलो, द मोशन ऑफ सस्पेंशन कैन बी ऑब्जर्व्ड, और जो सस्पेंशन का मोशन है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। फिगर 5.12 जो आपको दिखाया गया ना, ये फिगर 5.12 किधर गया, ये वाला समझ में? सो द सिचुएशन व्हेन द डोमेन हैव अलाइंड एंड अमलगमेटेड टू फॉर्म अ सिंगल जायंट डोमेन, और
वो सभी अलाइन होकर एक बड़ा जाइंट डोमेन बना लेंगे, छोटा छोटा मिलकर बड़ा बना लिया। Thus, in ferromagnetic material, the field lines are highly concentrated in non-uniform magnetic field. The sample tends to move towards the region of high field. We may wonder as to what happens when the external field is removed. और हमारे लिए आश्चर्य की बात होगी कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर हटा दें तो क्या होगा। इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, कुछ में तो बचा रह जाता है, और सच मटेरियल कार्ड आर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल या हार्ड फेरोमैग्नेट्स, जैसे एल्निको एंड एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। ये ऐसे मटेरियल जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया तो भी कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट रह जाता है। द नेचुरली अकरिंग लोडेस्टोन is another example of it. Okay, such material from permanent magnet to be used among other things as a compass needle. और ऐसे को हम हमेशा, देखो सीधी सी बात है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड से हटा भी दिया ना, कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हमने मैग्नेटिक फील्ड से हटा दिया तो भी उनमें मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगा। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से वापस रैंडम हो जाएंगे। लेकिन अच्छा, और उनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास नीडल वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास नीडल में अगर मैग्नेटिक इफेक्ट चला जाए तो डायरेक्शन थोड़ी ना पता चलेगा, समझ में। हालांकि कुछ में ऐसा नहीं होता, उनको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इट गेट डिसअपियर ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। देख रहे हो, मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर ऑन द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर आई बात, समझो बच्चा बड़ी क्लियर है। देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर फेरोमैग्नेटिक, ये मैंने आपको बताया था, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैलोडियम एटसेट्रा। द रिलेटिव परमेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1000। द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, 100 बार बता चुका ये। एट हाई इनफ टेम्परेचर द फेरोमैग्नेट बिकम पैरामैग्नेट, मतलब उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम होते होते पैरामैग्नेट हो जाता। सोचो, फेरोमैग्नेट मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दे कैन बिकम वीक मैग्नेट एट हाई टेम्परेचर। द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट्स विद टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो डोमेन थे ना, जो एक साथ अलाइन हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। दिस डिसअपियरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद टेम्परेचर इज ग्रेजुअल, और ये धीरे धीरे होता है। इट इज अ फेज ट्रांजिशन रिमाइंडिंग अस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। जैसे सॉलिड को पिघलाते हैं ना तो धीरे धीरे मेल्ट होता जाता है, वैसे ही जो फेरोमैग्नेटिक है वो धीरे धीरे अपना मैग्नेटिक इफेक्ट लूज करते करते क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन मैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, और इसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, और ये अपन ने आज ही फिर से डिस्कस किया है। लिस्ट ऑफ क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सर्टेन फेरोमैग्नेट, अब देखो ये लिस्ट बता रहे हैं कि किस टेम्परेचर पे कौन सा अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑलमोस्ट खो देगा। कोबाल्ट को 1394, आयरन को 1043, ये इसको क्या बोलते हैं, आयरन का ओर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, या इसको एक और नाम होता है, नाम क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो ठीक है, अभी आयरन ऑक्साइड बोलते हैं Fe2O3, तो इसको 893 देते हैं। निकल को 631 और गैलोडीनियम को 317। इन टेम्परेचर पे दे बिकम द फेरोमैग्नेटिक बिकम व्हाट, पैरामैग्नेटिक। ओके बच्चा पार्टी, डन। सो आज के लिए नहीं, थोड़ा ये है, इसको भी कर लेते हैं। हाँ ये कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लो यार, ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 5.11, अ डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब ऑफ साइज लेंथ 1 micrometer. Estimate the number of iron atoms in the domain and the maximum possible dipole and the magnetization of the domain. The atomic mass of the iron is 55 gram per mole and its density is given. सब कुछ given है, जल्दी से आ जाओ सोल्यूशन पे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक डोमेन, क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का ए क्यूब। क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो ए आपको दिया है तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, दिस विल द टोटल वॉल्यूम, परफेक्ट, ये वाला, ये वॉल्यूम आपने निकाल लिया 10 to the power -12। नाउ डेंसिटी गिवन है, तो मास इज व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो ये गिवन है डेंसिटी, किधर गया किधर गया किधर गया, ये दिस इज द डेंसिटी गिवन, डेंसिटी गिवन है, और वॉल्यूम तुमने अभी अभी निकाल लिया,
ये देखो वॉल्यूम तुमने अभी अभी निकाल लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया मास। समझ में आया? अब आपको वो वाला फॉर्मूला याद है क्या? कौन सा फॉर्मूला जो अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के समय, मोल कॉन्सेप्ट के समय पढ़ा था? क्या भूल गए ना? एन मोल इज इक्वल टू एन बाय एन नॉट। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू एन इंटू एन नॉट, एन इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट इंटू एन नॉट। बस बस बस, तो देखो यहाँ पे यही हुआ है। तो ये देखो W क्या है? W आपने ये निकाला, ठीक है कि नहीं? और आयरन है, आयरन का मास 55 होता है, तो ये आपने फॉर्मूला यूज करो। दिस इज द फॉर्मूला यू पीपल आर यूजिंग। देखा, केमिस्ट्री यहाँ पे भी काम आ रही है। समझ में आ रही है बात? तो बस, तो ये आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया, तो ये पार्टिकल आ गया 8.65 10 to the power 10। The maximum possible dipole moment mmax is achieved for unrealistic case when all the atomic moment are perfectly aligned। जब ये सब perfectly align हो जाएंगे तभी हमें देखने को मिलेगा। तो mmax is equal to जितने भी एटम है वो इंटू एक का डाइपोल, एक का डाइपोल उन्होंने दे रखा है। देखो ये देखो 9 पॉइंट, ये देखो ये रहा है, दे रहा है। देखो आयरन एटम का डाइपोल दिया है इतना, दिया है ना क्वेश्चन में, तो एक का इतना, तो इतने का कितना, देख रहे हो? टोटल एटम इतने हैं, हमने निकाले अभी, और ये टोटल डाइपोल, तो टोटल डाइपोल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया टोटल मैक्सिमम, है ना? मैक्सिमम आपका क्या आ गया? डाइपोल आ गया। सो द कॉन्सिक्वेंट मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन हमने याद है आज क्या पिछले लेक्चर में पढ़ा था, m इज इक्वल टू एम मैक्स बाय पर यूनिट वॉल्यूम v। यस और नो? तो बस, तो देखो ये m मैक्स बाय v लगा दिया, तो ये आ गया। वेरी गुड। नाउ गाइस, द रिलेशन बिटवीन B and H, H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, भूलना मत, ठीक है? तो B and H इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑफन नॉट लीनियर। देखो ये आप देख सकते हो, ये लीनियर नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एंड इट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ द सैंपल, ओके, डिस्पाइट द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एज वी टेक इट थ्रू वन साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। मतलब आपको एक एंड पे शायद ये साथ में दिख जाए, एक एंड पे साथ में दिख जाए, लेकिन ये रैंडमली बिहेव करते हुए दिखेंगे। लेट द मटेरियल बी अनमैग्नेटाइज इनिशियली, वी प्लेस इट in a solenoid and increase the current through, saturate at despite solenoid, the magnetic field B on the material arise and saturate to a despite curve OA। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि शुरू में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर हमने इसको पहुंचाया और हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको सैचुरेशन लेवल पे पहुंचाया। सैचुरेशन लेवल पे आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो जीरो पे कहानी शुरू हुई थी और मैक्स पे कहानी मिल गई, दोनों मैक्सिमम वैल्यूज हैं। ये लोअर वैल्यू है और वो हायर वैल्यू है, ये तो रहेगी, ये कर्व लेकिन मिलेंगे नहीं मिलेंगे वैरी करेगा। दिस बिहेवियर रिप्रेजेंट द अलाइनमेंट एंड मर्जर ऑफ डोमेन अंटिल नो फर्दर एनहांसमेंट इज पॉसिबल। मतलब ये कि चीजें वैरी करेंगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन है या जो मिनिमम मैग्नेटाइजेशन है वो दोनों कांस्टेंट रहने वाला है। समझ में आया? इट इज पॉइंटलेस टू इंक्रीज द करंट बियॉन्ड दिस। अब इसके ऊपर आप जब उसने मैक्सिमम क्या बना लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप कर लिया, उसके बाद आप कितना भी करंट दे दो, कितनी भी कॉइल बढ़ा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में? नेक्स्ट वी डिक्रीज H एंड रिड्यूस इट टू 0। और हम इसको क्या कर सकते हैं, H को डिक्रीज करके, इंटेंसिटी को डिक्रीज करके 0 तक ला सकते हैं। और जब H 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो B कैन नॉट बी 0, दिस रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व। जब H 0 हो जाएगा तो B 0 नहीं रहेगा। द वैल्यू ऑफ B एट H 0 इज कॉल्ड रिटेनेबिलिटी और रिमिनेंस। रिटेनेबिलिटी और रिमिनेंस, समझ में आई बात बच्चा पार्टी? क्लियर है ना बच्चा पार्टी? BR is approximately 1.2, which is a constant, better to remember that, okay? So BR की वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट होती है, और ये कांस्टेंट कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.2 टेस्ला होती है। तो ये याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आई बात? Where the subscript R denotes रिटेनेबिलिटी, ये जो R लिखा है ना यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, ये रिटेनेबिलिटी को दिखाता है। क्लियर है बच्चों पार्टी? ओके, दैट
कोई पूछे रिटेनेबिलिटी क्या होती है तो आप बोलोगे जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, फिर सुनो, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो हो जाती है उस समय कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट बचा रहता है, उसको बोलते हैं रिटेनेबिलिटी या रिमेनेंस, बचा कुचा। रिटेनेबिलिटी मतलब बचा कुचा, जो रहने वाला है, जो जाने नहीं वाला, उसको बोलते हैं। और उसको बी आर से शो करते हैं, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है कि बी आर की वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी कांस्टेंट है बाबा, कितनी कांस्टेंट है कि बी आर इज इक्वल टू 1.2 टी, where T stands for Tesla, obviously you know, and this R is a subscript which is, subscript मतलब जो नीचे की तरफ लिखा जाता है। सबस्क्रिप्ट कोई भारी चीज नहीं होती, जिनको इंग्लिश का थोड़ा दुख है तो उनके साथ ऐसा होता है। और R is retainability. The external drive field have been removed. Next, the current in the solenoid is reserved and slowly increased. Certain domain are flipped until the net field inside stand H a certain domain are flipped until the net field inside the stand nullified. This represents the curve BC, जो आपको BC कर्व दिखाई दे रहा है। कहाँ भैया BC, ये B और C किधर है? Okay, here is the C. This curve. समझ में? The value of H is called coercivity. Okay, so HC is equal to minus 90 एम्पियर पर मीटर, माइनस 90 एम्पियर पर मीटर, ये कोएर्सिविटी होती है। एज द रिवर्स करंट इज इंक्रीज्ड इन द मैग्नीट्यूड वी वंस अगेन ऑब्टेन सैचुरेशन द कर्व CD. डिस्पाइट दिस द सैचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड BS, saturation magnetic field BS is equal to 1.5 Tesla. Again note it. Next, the current is reduced and reversed. The cycle repeats itself. Note that the curve OA does not retract itself as H is reduced for a given value of H. B is not unique but depends on the previous history of the sample. Thus, phenomena is called hysteresis. The word hysteresis means lagging behind. Okay, hysteresis मतलब आप ये देखो ना, यहाँ पे क्या होगा, आप इस वैल्यू को देखो, ये H के एक सर्टेन पॉइंट को देखो, इस H के सर्टेन पॉइंट पे ये आपको कर्व ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ H के साथ ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट हो गया H के साथ, यस और नो। तो B क्या हो गया, B कांस्टेंट हो गया काइंड ऑफ, और H चेंज होता जा रहा है। समझ में? ऐसे यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको B में ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा जबकि H में ज्यादा चेंज दिखेगा, तो इसीलिए उसको बोला गया है क्या, हिस्टेरेसिस। ओके, सो गाइज आई रियली बिलीव आपको अभी तक का चीजें समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में अपन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे। कुछ छूट गया हो, आपको नहीं समझ में आया, बिंदास पूछ लेना, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेना, और कुछ दिक्कत हो तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एंड विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, बाय गाइज, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय गाइज।